दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पिछले जन्म का प्रेम। कमली, आज फिर उधर गई थी तू? मैंने मना किया था ना तुझे उधर जाने को। क्यों नहीं मानती है तू मेरी बात कमली? ये लड़की एक दिन मेरी जान लेकर रहेगी। माँ, क्यों रोकती है तू मुझे उस ओर जाने से? ऐसा क्या है वहाँ? जानती है माँ, वो बंद दरवाज़ा मुझे अपनी ओर खींचता है। मुझे उधर जाना अच्छा लगता है। कमली की माँ पार्वती कमली को डांटते हुए बोलती है, अच्छा, अब ज़्यादा बकबक मत कर। अपनी दादी को देख जाकर कि वो कहाँ है। उनका भोजन परोस कर रखा हुआ है मैंने, ठंडा हो रहा है। माँ के कहने पर कमली अपनी दादी को बुलाने चली जाती है। पार्वती मन ही मन बड़बड़ाती है, पता नहीं उस मनहूस दरवाजे से इस लड़की को इतना लगाव क्यों है। जब देखो पहुंच जाती है वहां। माँ जी ने तो कभी मुझे भी नहीं बताया उस बंद दरवाजे के विषय में। जिज्ञासा तो मुझे भी अनेक बार हुई उस दरवाजे के विषय में जानने की, परंतु माँ जी ने मुझे डांट कर चुप कर दिया और फिर कभी ना पूछने की हिदायत भी दे दी। आज कमली 10 साल की हो गई है। 1 साल की थी तब से उस दरवाजे की ओर ऐसे भागती है जैसे कोई पिछले जन्म का रिश्ता हो कमली का उस दरवाजे से। कमली के बापू और माँ जी की डांट मुझे सुननी पड़ती है। पार्वती दिमाग में आए विचारों को झटक कर फिर अपने काम में लग जाती है। समय यूं ही अपनी गति से बीतता गया। कमली अब स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में पहुंच चुकी है। गांव में कोई कॉलेज न होने के कारण कमली को बाहर शहर भेजा गया आगे की पढ़ाई के लिए। भेजते कैसे नहीं, इतने पैसे वाले ठाकुर परिवार की इकलौती संतान जो है कमली। बहुत मन्नतें मांगी थी ठाकुर ने और पार्वती ने दूसरी संतान के लिए, मगर पूरी न हुई। कमली पर ही सब्र करना पड़ा दोनों को। लोग तो दबी जबान में यह भी कहते थे, ठाकुर के घर पर कोई सांप लगा है बेटा न होने का। पार्वती भी सोचती थी कि कुछ तो है, पर डर के कारण कभी सासू माँ या पति से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पार्वती की कॉलेज की परीक्षा के बाद कमली छुट्टी में गांव आई हुई थी कि यकायक उसकी नज़र फिर से उस दरवाजे की तरफ चली गई। कमली के मन में दरवाजे के विषय में जानकारी लेने की जिज्ञासा फिर से प्रबल हुई, परंतु दादी से डर के कारण कुछ न बोली। आखिर कमली ने मन में उठी जिज्ञासा को यूं ही मन में दबाकर अपनी माँ पार्वती की ओर देखते हुए बोलती है, माँ, मैं अपनी सहेली राधा से मिलने जा रही हूँ। पर कमली, तेरी दादी ने मना किया हुआ है ना तुझे राधा के घर जाने से। तू जानती है ना, वह लोग हमारी बराबरी के नहीं हैं, छोटी जाति के हैं। तू समझती क्यों नहीं है कमली? माँ, मैं नहीं मानती इन सब बातों को, और बाबूजी भी कहाँ मानते हैं। ये तो दादी ही है जो आज के जमाने में जाति पाति का भेद मानती है। वैसे तो गांव की सरपंच है दादी। अच्छा माँ, मैं दादी के आने से पहले आ जाऊंगी, तू परेशान मत हो। राधा के घर पहुंचकर कमली राधा को आवाज लगाती है, राधा, ओ राधा, कहाँ है तू? कमली अपनी सहेली राधा को आवाज लगाते हुए ऊपर वाले कमरे में चली जाती है, मगर वहां पर किसी अजनबी को देख घबरा जाती है। लेकिन तभी कमली के मन में यह भी आता है कि कितना स्मार्ट है ये अजनबी लड़का, आखिर कौन है ये? कमली उल्टे पांव नीचे भागती है। वह अजनबी भी इतनी सुंदर लड़की को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। कमली राधा के पास रसोई में आकर उसके गले लग जाती है। सहेली से मिलकर अजनबी को कुछ देर के लिए भूल जाती है।
फिर अचानक याद आता है तो राधा से पूछती है, सुन तो राधा, कौन है वह जो ऊपर वाले कमरे में है? पहले तो कभी नहीं देखा मैंने इसे। राधा कहती है, मेरा ममेरा भाई है, मुंबई में रहता है। मामा का काफ़ी बड़ा बिजनेस है वहाँ मुंबई में। ओह अच्छा अच्छा, ऐसा है। राधा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, दादी आने वाली होगी। यदि दादी मुझसे पहले आ गई तो नाराज होगी। तू जानती है ना मेरी दादी को कि कैसी है वो। राधा बोलती है, हाँ हाँ जानती हूँ कमली, और मैं तुझे रोकूंगी भी नहीं। तू मुझसे मिलने आ गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। राधा से विदा लेकर कमली राधा के साथ साथ उसके घर से बाहर निकलती है। राधा कमली को बाहर तक छोड़ने आती है। घर से बाहर निकलते हुए अनायास ही कमले की नज़र ऊपर की ओर चली जाती है। ऊपर विक्रम खड़ा होता है, वह भी नीचे की ओर ही देख रहा होता है। दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है और दोनों के दिल जोर से धड़कते हैं। दोनों के ही दिल में अजीब सी हलचल पैदा होती है। दोनों के तन और मन में एक साथ तरंग सी उठती है। आज की रात दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर है। जागते हुए न जाने किन ख्यालों में पूरी रात कटती है। अगले दिन दादी के घर से निकलते ही कमली भी राधा के घर पहुंच जाती है। 2 दिन बाद कमली का 18वां जन्मदिवस है। दादी पूरे गांव की दावत करने वाली है। कमली राधा और उसके परिवार को अपनी तरफ से खास निमंत्रण देने के लिए राधा के घर पहुंचती है। राधा से वह बोलती है कि विक्रम को भी लेकर आना मेरे जन्मदिन पर। राधा कमली से कहती है, तू स्वयं ही बोल दे विक्रम को, मेरे कहने से नहीं आएगा, वो थोड़ा अलग स्वभाव का है। ठीक है, मैं स्वयं बोल देती हूँ। चल तू भी चल मेरे साथ ऊपर कमरे में, तेरे भाई को निमंत्रण देना है। अकेली नहीं जाऊंगी मैं, तेरा भाई है, न जाने कैसा रिएक्ट करे मेरे बोलने पर। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। दोनों एक साथ ऊपर वाले कमरे में जाती है। राधा विक्रम को आवाज लगाती है, कमरे में आती हुई आवाज लगाती है, ओ विक्रम भैया, कहाँ हो तुम? हाँ हाँ राधा बोल, क्या बात है, क्यों इतना जोर जोर से पुकार रही है? यह कहते हुए विक्रम बाथरूम से निकल कर आता है। वाइट कुर्ता और वाइट पाजामे पहने हुए है, घुंघराले बाल जिन्हें अभी कंघा नहीं किया है, और माथे पर गीली छोटी लट बिखरी हुई है। विक्रम को देखकर कमली एकटक देखती रह जाती है। विक्रम भी राधा के पीछे खड़ी हुई कमली की ओर ही देख रहा होता है। इधर राधा बोले जा रही है, भैया कमली का जन्मदिन है। मगर विक्रम का तो ध्यान पूरी तरह से कमली की ओर ही होता है। भैया कहाँ खोए हुए हैं आप? आपका ध्यान किधर है? राधा की बात सुनकर विक्रम जैसे नींद से जागा हो, वह हड़बड़ाकर बोलता है, क्या कहा राधा? भैया मैंने कहा कि आपको निमंत्रण देने आई है कमली, परसों इसका जन्मदिन है। अरे कमली, तू स्वयं बोलना विक्रम भैया को। कमली कहाँ खोई है तू? कमली भी जैसे नींद से जागती है और हड़बड़ाहट में बोलती है, विक्रम जी, परसों आपका जन्मदिन है।
मुझे जरूर आना है। कमली की बात सुनकर राधा और विक्रम एक साथ जोर से हंसते हैं। अपने द्वारा की गई भूल को समझकर कमली भी उनकी हंसी में शामिल हो जाती है। फिर से विक्रम को सही तरीके से निमंत्रण देकर कमली वापस अपने घर जाने के लिए राधा से आज्ञा लेते हुए कहती है, राधा, मैं अब चलती हूँ। अभी मुझे दर्जी के यहाँ से अपनी ड्रेस भी उठानी है। ठीक है कमली, चल मैं तुझे बाहर तक छोड़ देती हूँ। जाते हुए कमली फिर से मुड़कर देखती है तो विक्रम भी उसको ही देख रहा होता है। दोनों का दिल फिर से बहुत तेज धड़कता है। दोनों अपने अपने मन में यही सोचते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? कैसी कशिश है जो बार बार देखने का मन करता है। यही सब सोचते सोचते कमली अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही उसकी नज़र फिर से उस बंद दरवाजे की तरफ जाती है। फिर से तीव्र जिज्ञासा उस बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य जानने की मन में उठती है। खैर, अपने विचारों को झटक कर वह अपनी माँ के पास जाकर उसके काम में हाथ बटाने लगती है। आज सुबह से ही कमली के घर में त्योहार से का वातावरण है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। माँ नौकरों को हिदायत दे रही है काम करने ठीक से करने की। बीच में कमली से कहती है, जा रघु से बोल फूल ले आया कि नहीं, उनको अच्छे से सजवा दे। और तेरे कपड़े आए या नहीं अभी दर्जी के यहाँ से? हाँ माँ, आ गए हैं। तेरी दादी आती होगी, फिर कहेगी सब तैयारी हुई कि नहीं अभी तक। अच्छा सुन, तूने अपने दादाजी से आशीर्वाद लिया? माँ, मैं नहाते ही इधर आ गई, अभी जाती हूँ। कमली दादाजी के कमरे में जाती है। वैसे तो दादाजी के कमरे में जाने की इजाज़त दादी के अलावा किसी को नहीं है। चूँकि आज खास दिन है तो कमली को इजाज़त मिल गई है। कमरे में बहुत बड़ा सा एक पलंग पड़ा है। उस पर सफ़ेद चादर, सफ़ेद तकिए, पलंग के बराबर में एक आराम कुर्सी। कमली को थोड़ा थोड़ा याद है जब वह लगभग 3-4 बरस की होगी तब दादाजी को देखा करती थी दरवाजे के कोने में खड़े होकर। ये लंबी रोबदार मूछें, सर पे पगड़ी, चेहरे पर चमक कमली को इशारे से बुलाते थे पास में। कुछ काजू बादाम देकर कमली के सिर पर हाथ फेरकर बोलते थे, जा बाहर खेल ले। कभी गोद में नहीं उठाया कमली को उन्होंने। कमली करीब 5 वर्ष की होगी जब कमली के दादाजी हार्ट अटैक से चल बसे। हॉस्पिटल ले जाने का भी समय न दिया। दादाजी के जाने के बाद ही दादी को सरपंच की पदवी मिली। कमली के बाबूजी को तो पसंद ही नहीं था यह सरपंच की पदवी। वह तो बहुत नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं, कम बोलने वाले, हर किसी से प्यार से मिलने वाले, जमींदार परिवार वाला कोई घमंड नहीं उनमें। कमली दादाजी से आशीर्वाद लेकर कमरे से बाहर आती है, फिर से तैयारी में लग जाती है। 3 बजे से लोगों का आना शुरू हो जाता है। कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी होने हैं। उसके लिए मंच सजाया जा चुका है। करीब करीब सभी मेहमान आ जाते हैं। राधा तो पहले ही आ चुकी है। राधा के माँ बाबा और विक्रम अभी नहीं आए हैं। कमली राधा से पूछती है, तेरे माँ और बाबा नहीं आए अभी? राधा कमली की चुटकी लेती है। मेरे माँ बाबा की प्रतीक्षा है या किसी और की? कमली राधा को घूर कर देखती है और फिर अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है।
कुछ देर बाद दादी नौकरानी को भेजती है कमली को बुलाने के लिए। बिटिया जल्दी आओ, बड़ी मालकिन बुला रही है, सब मेहमान आ चुके हैं। आती हूँ रज्जो काकी। सीढ़ियों से उतरकर जैसे ही कमली नीचे आ रही होती है, उसकी नज़र सामने खड़े विक्रम पर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या? विक्रम ने भी आज गुलाबी रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ है। उसके ऊपर रेशम के काम वाली जैकेट खूब फब रही है। इधर कमली ने भी गुलाबी रंग का सुनहरी काम वाला लहंगा पहना है, हल्का सा मेकअप किया है, गले में सोने का हीरे जड़ित सेट पहना है। बिल्कुल अप्सरा लग रही है कमली। कमली के नीचे आते ही उसको जन्मदिन की बधाई देने का सिलसिला शुरू होता है। अंत में विक्रम बधाई के साथ साथ कमली को एक उपहार भी देता है, जो लाल कपड़े में लिपटा हुआ होता है। जिज्ञासा तो बहुत है खोलने की, किंतु अभी सबके सामने नहीं खोल सकती। चुपके से जाकर अपने कमरे में रख देती है। रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सब अपना अपना हुनर दिखाते हैं। अंत में राधा विक्रम से बोलती है, भैया आप भी दिखाओ ना अपना हुनर, मेरी सहेली का जन्मदिन है। विक्रम ना नुकुर करता है। फिर कमली भी कहती है तो विक्रम तैयार हो जाता है। अपने साथ लाए थैले से बांसुरी निकालता है और मंच पर जाकर बजानी शुरू करता है। बांसुरी की धुन सुनते ही सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कमली भी बांसुरी की धुन में इतना खो जाती है कि उसको ख्याल ही नहीं रहता कि कब वो एक गीत गुनगुनाना शुरू कर देती है, जो उसने कभी सुना न गाया। विक्रम की बांसुरी की धुन और कमली का गीत सुनकर दादी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दादी सोचती है, हे भगवान, वही मुरली की तान, वही गीत, ये क्या हो रहा है? ये छोरा कौन को है? पहले तो कभी ना देखो गांव में इस छोरे को। सभी कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। राधा के माँ बाबा भी चले जाते हैं। कमली राधा और विक्रम को रोक लेती है, बोलती है, तुम दोनों थोड़ी देर में चले जाना। कमली उन दोनों को अपने कमरे में ले जाती है। राधा और कमली सब लोगों के लाए हुए तोहफे खोलकर देखने लगी। देख कमली, ये चनिया चोली कितना सुंदर है, बहुत फबेगा तुझ पे। और ये मोजड़ी देख, चनिया चोली के साथ अच्छी लगेगी। विक्रम चुपचाप बैठा उन दोनों को देख रहा होता है। कुछ देर बाद राधा बोलती है, अच्छा कमली, हम चलते हैं, अब काफ़ी रात हो गई है, माँ राह देखती होगी। ठीक है, चल मैं बाहर तक छोड़ आती हूँ। जैसे ही तीनों बाहर निकलते हैं, अनायास विक्रम और कमली की नज़र एक साथ उस बंद दरवाजे की तरफ जाती है और दोनों वहीं ठिठक जाते हैं। विक्रम को भी उस दरवाजे की तरफ एक खिंचाव महसूस होता है। उसके कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ मुड़ जाते हैं। तभी राधा टोकती है, विक्रम भैया, उधर कहाँ जा रहे हो? हमें तो इधर से जाना है। विक्रम जैसे किसी नींद से जागता है और राधा के साथ बाहर की तरफ चल देता है। कमली उन दोनों को विदा कर अपने कमरे में आती है। कपड़े बदलकर जैसे ही अपने बिस्तर पर आती है, यकायक उसकी नज़र विक्रम के दिए गए तोहफे पर पड़ती है। वह बिस्तर पर बैठकर उसको खोलना शुरू करती है। दिल तेज तेज धड़क रहा है।
देखने की उत्सुकता भी है। लाल कपड़ा हटाते ही एक चित्र सामने आता है। ये क्या? ये तो स्वयं कमली का चित्र है, जिसमें उसने राजस्थानी बहुत पुराने डिजाइन की और बहुत भारी पोशाक पहनी हुई है। गहने भी ट्रेडिशनल है। कमली सोचती है, लेकिन मैंने तो ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी। फिर विक्रम को यह तस्वीर कहाँ से मिली? राधा ने बताया तो था कि विक्रम बहुत अच्छा चित्रकार है, लेकिन उसने मेरा यह चित्र कब और कैसे बनाया? मैं तो उससे पहले कभी मिली भी नहीं, ना ऐसे वस्त्र कभी पहने। यही सब सोचते सोचते उसको कब नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता। सुबह दादी आती है उसके कमरे में। कमली बाथरूम में होती है। दादी की नज़र विक्रम के दिए चित्र पर पड़ती है। दादी चौंक जाती है। ये कजरी की तस्वीर कहाँ से आई कमली के कमरे में? कमली के दादाजी ने तो सारी चीज़ें कजरी की नष्ट करवा दी थी। तभी कमली नहाकर निकल आती है। दादी उससे पूछती है, ये तस्वीर कहाँ से आई? विक्रम ने दी है दादी, राधा के ममेरे भाई ने। उसने स्वयं बनाई, पर मालूम नहीं कैसे बनाई। मैं तो पहले कभी नहीं मिली उससे। दादी यह सुनकर और चिंतित हो जाती है। विचारों का भंवर मन में लिए कमली के कमरे से बाहर आती है। तभी नौकर आता है। मालकिन, कुछ लोग आए हैं, कोई समस्या है उनकी। ठीक है, आती हूँ। दादी गांव वालों के साथ चली जाती है। कमली भी दादी के जाते ही राधा के घर की तरफ निकल लेती है। राधा के घर पहुंचकर राधा को आवाज़ लगाती है, राधा, ओ राधा। किंतु राधा घर में नहीं होती। राधा के माता पिता भी घर में नहीं होते हैं। कमली ऊपर वाले कमरे में विक्रम के पास चली जाती है। विक्रम कमली को देखते ही बोलता है, और कमली कैसी हो? अच्छी हूँ। राधा कहाँ है? और काका काकी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बुआ और फूफा तो बाहर गए हैं और राधा मंदिर गई है। बैठो तुम, आ जाएगी राधा थोड़ी देर में। कमली बैठ जाती है। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। फिर कुछ देर बाद कमली विक्रम की तरफ देखते हुए सवाल करती है, तुमने मेरा चित्र कब बनाया? मैं तो तुमसे पहले कभी नहीं मिली। विक्रम बोलता है, यह चेहरा मेरे ख्यालों में आता था, मेरे सपनों में भी आता था। मैं नहीं समझ सकता कैसे। यही ड्रेस पहने हुए, इसी तरह से बिल्कुल। मैं नहीं जानता, अपने ख्यालों को ही मैंने तस्वीर का रूप दिया है। कमली भी असमंजस की स्थिति में होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समय पश्चात राधा आ जाती है और कमली राधा के साथ व्यस्त हो जाती है। इसी तरह कमली का राधा के यहाँ आना जाना रहता है और धीरे धीरे विक्रम और कमली की नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती हैं। राधा भी समझने लगती है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। राधा कमली को समझाती है कि जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। तुम दोनों का प्यार परवान नहीं चढ़ सकता। तुम्हारी दादी इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। हमारी और तुम्हारी जाति में फर्क है और तुम्हारी दादी अभी भी जाति भेद मानती है। कमली कहती है, मैं नहीं मानती जाति भेद और ना ही मेरे बाबूजी मानते, और समय आने पर देखा जाएगा। छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। कमली अपने हॉस्टल चली जाती है।
विक्रम भी मुंबई चला जाता है, किंतु दोनों में बातचीत का सिलसिला बना रहता है। प्यार मोहब्बत की बातें होती रहती है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में वादे खा चुके होते हैं। बातों बातों में ही 1 साल बीत जाता है। कमली छुट्टियों में गांव आती है। उधर विक्रम भी मुंबई से आ जाता है। दोनों का प्यार बहुत ही गहरा हो चुका होता है। एक दिन कमली की दादी बाबूजी और माँ को कहीं बाहर जाना होता है। घर में नौकर चाकर और कमली रह जाते हैं। कमली रात को रुकने के लिए राधा को अपने घर बुलाती है। अगले दिन सुबह बाबूजी का फ़ोन आता है कि किसी कारणवश आ नहीं पाएंगे, 2 दिन और रुकना पड़ेगा। इधर दोनों नौकर को भी कहीं जाना ज़रूरी होता है। घर में सिर्फ कमली और काकी रह जाती हैं। घर में कोई पुरुष नहीं होता, तो इस वजह से राधा विक्रम को अपने साथ ले आती है कि पुरुष का होना ज़रूरी है। रात को राधा और कमली कमरे में सो जाती हैं। एक कमरे में विक्रम सो जाता है। अचानक रात को सपने में विक्रम को वही दरवाज़ा दिखता है और उसकी आँख खुल जाती है। वह उठकर बाहर जाता है उस दरवाजे की तरफ। तभी कमली की भी आँख खुल जाती है और वह भी उस तरफ जाती है। कमली विक्रम को देखती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे? विक्रम कमली से पूछता है, तुम यहाँ कैसे? दोनों एक साथ बोलते हैं, मैंने यह दरवाज़ा सपने में देखा। आखिर ऐसा क्यों है? दोनों को एक साथ सपने में दरवाज़ा क्यों दिखाई दिया? दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजे को खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सालों से बंद दरवाज़ा खोलने में दिक्कत करता है। किसी तरह दोनों धक्के लगाकर खोलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। अंदर बहुत अंधेरा है। कमली बोलती है, मैं टॉर्च लेकर आती हूँ। कमली अंदर से टॉर्च ले आती है और साथ में मोमबत्ती और माचिस भी। मोमबत्ती विक्रम के हाथ में देते हुए बोलती है, तुम मोमबत्ती पकड़ो, मैं जलाती हूँ। मोमबत्ती जलते ही चारों तरफ हल्का सा प्रकाश फैल जाता है। विक्रम, यह रोशनी कम है, ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी मोमबत्ती भी जला लेती हूँ। दूसरी मोमबत्ती से भरपूर प्रकाश हो जाता है। दोनों चारों तरफ देखना शुरू करते हैं। बड़ा सा कमरा, दीवार पर जो तस्वीर टंगी है उस पर काफ़ी धूल है। कमली धूल साफ करने के लिए कोई कपड़ा तलाशती है। कपड़ा मिलने पर तस्वीर पर जमी धूल को साफ करती है। जैसे ही धूल साफ होती है, सामने जो तस्वीर पर नज़र जाती है, दोनों के दिल बहुत तेज धड़कने लगते हैं। आंखें खुलकर आश्चर्य से और बड़ी हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो हूबहू वही तस्वीर है जो विक्रम ने कमली को उपहार स्वरूप दी थी। विक्रम तो यहाँ पहले कभी नहीं आया और ये तस्वीर तो देखने से बहुत पुरानी लग रही है। वो तो विक्रम ने अभी बनाई है। तस्वीर को छोड़कर विक्रम और कमली बाकी सामान देखते हैं। कमरे के एक कोने में बड़ा सा बक्सा दिखाई देता है। बक्से पर बड़ा ताला पड़ा हुआ है। विक्रम और कमली चाबी ढूंढते हैं। साइड में रखी टेबल के दराज में चाबी मिल जाती है। चाबी से ताला खोलने का प्रयास करते हैं। थोड़े से प्रयास के बाद ताला खुल जाता है। बक्से के अंदर से वही वस्त्र निकलते हैं जो तस्वीर वाली लड़की ने पहने हुए हैं, और एक बांसुरी निकलती है। वस्त्र और बांसुरी को देखते ही दोनों का सिर घूमने लगता है। ऐसा लगता है दोनों किसी
दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। दोनों बेहोश हो जाते हैं। मोहन, तुमने आज फिर देर कर दी आने में। कब से तुम्हारी बाट देख रही हूँ। मछलियों के लिए जो भोजन लाई थी वो भी कब का समाप्त हो गया। तुम जानते हो, जब तक मैं तुम्हारी मुरली की तान ना सुन लूँ ना, कुछ खा नहीं पाती हूँ और ना ही चैन से सो पाती हूँ। मेरा भी यही हाल है रोहिणी। जब तक तुम मेरी मुरली की तान को अपनी मधुर आवाज़ का साथ नहीं देती, मेरी मुरली अपनी तान को भूली रहती है। तुम्हारी आवाज़ का साथ मिलते ही मेरी मुरली की तान शहद से भी मीठी हो जाती है। मोहन, जैसे तुम्हारी मुरली मेरी आवाज़ के बिना अधूरी है, वैसे ही मेरा जीवन तुम्हारे साथ के बिना अधूरा है। अब हमें एक हो जाना चाहिए। अब नहीं रहा जाता तुमसे दूर। इतना कहते ही रोहिणी मोहन के सीने से लग जाती है और फिर मोहन मुरली बजाना शुरू करता है। रोहिणी के होठों से मधुर गीत के बोल निकलते हैं। मोहन, तेरी मुरली की तान पे हो गई दीवानी। अब तो मैं तेरी धड़कन बनी, जग से हुई बेगानी। मोहन और रोहिणी का प्यार ऐसा था जैसे दो जिस्म एक जान हो, एक दूजे की आत्मा दोनों के जिस्म में बस रही हो। तकलीफ एक को होती, दर्द दूसरे को होता। पूरा गांव इन दोनों के प्यार से परिचित हो गया था, किंतु सबको डर था कि इन दोनों के प्यार का अंजाम बहुत खराब हो सकता है। दोनों के प्यार की खबर पूरे गांव को थी, किंतु अभी ठाकुर बलदेव सिंह तक नहीं पहुंची थी। ठाकुर बलदेव की बेटी रोहिणी, रोहिणी का छोटा भाई रणवीर रोहिणी से 15 वर्ष छोटा था, अभी 3 साल का था। रोहिणी 18 की होने वाली थी। ठाकुर साहब रोहिणी के 18वें जन्मदिन पर रोहिणी की सगाई करने का सोच रहे थे। योग्य वर की तलाश में थे। ठाकुर बलदेव सिंह के दोस्त का बेटा था। वह बाहर पढ़ाई करने गया हुआ था। उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। उससे ही रोहिणी के लगन का विचार था। रोहिणी के जन्मदिन का दिन आ गया। रोहिणी ने अपने जन्म दिवस पर मोहन को भी बुलाया। मोहन रोहिणी के लिए तोहफा लेकर आया था। एक तस्वीर बनाकर लाया था रोहिणी की, जिसमें रोहिणी ने मोहन के द्वारा उपहार में दी हुई चनिया चोली पहनी हुई थी। रोहिणी तस्वीर देखकर बहुत खुश होती है। सभी लोग जन्मदिन के अवसर पर अपना अपना हुनर दिखाते हैं। रोहिणी मोहन से भी बोलती है बांसुरी बजाने को। मोहन मना करता है, किंतु रोहिणी के जिद करने पर मान जाता है। कितनी मीठी धुन बजाता है मुरली की मोहन। रोहिणी भी स्वयं को रोक नहीं पाती और अपना प्रिय गीत गुनगुनाने लगती है। मोहन, तेरी मुरली की तान पे। रोहिणी की माँ रोहिणी के इस रूप को देखकर घबरा जाती है। माँ को बेटी की आंखों में मोहन के लिए दीवानापन नजर आता है। घबराहट, क्रोध और डर तीनों एक साथ उनके चेहरे पर नजर आते हैं। जैसे ही मोहन की बांसुरी और रोहिणी के गीत की आवाज़ बंद होती है, ठाकुर बलदेव सिंह अपने मित्र के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। ठाकुर साहब अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे बाहर। उनको कुछ देरी हो गई थी आने में। अंदर आते ही पूछते हैं, ये बांसुरी कौन बजा रहा था? और साथ में कोई गीत भी गा रहा था। बहुत ही मीठी आवाज़ से थी दोनों की। रोहन की माँ बोलती है, कोई नहीं, रोहिणी की सहेलियाँ थी। बलदेव सिंह रोहिणी की माँ का परिचय अपने मित्र से कराते हैं और बोलते हैं कि इनके बेटे से रोहिणी के रिश्ते की बात करने का विचार है। रोहिणी की माँ डर जाती है। उन्हें किसी अनहोनी की आहट सुनाई देती है। भोजन के पश्चात सब लोग चले जाते हैं। रोहिणी अपने कक्ष में जाकर तस्वीर दीवार पर टांग देती है। माँ रोहिणी के कक्ष में आती है। तस्वीर टंगी देखकर रोहिणी से बोलती है, ये तस्वीर यहाँ मत टांग, तेरे दाऊजी देखेंगे तो सवाल करेंगे किसने दी। बाहर वाला कक्ष में तेरे दाऊजी नहीं जाते हैं, वहाँ रख देना। रोहिणी को बुरा तो लगता है, किंतु समझ में आ जाती है कि माँ सही बोल रही है।
कुछ दिन पश्चात घर के सब लोगों को किसी शादी में जाना होता है। रोहिणी की तबीयत खराब होती है, इस कारण से रोहिणी नहीं जाती। रोहिणी के साथ नौकर नौकरानी रह जाते हैं। शाम को रोहिणी की हालत और खराब हो गई। मोहन को मालूम पड़ा तो वह भी रोहिणी को मिलने आया। रोहिणी की माँ और दाऊजी कोई दो दिन बाद वापस आना था। इस बीच मोहन ने रोहिणी का पूरा ख्याल रखा। नौकर नौकरानी ने कहा भी कि बीबी जी, मालिक को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। रोहिणी बोलती है, कुछ नहीं होगा, दाऊजी को कुछ पता नहीं चलेगा। आज रोहिणी के माता पिता को वापस आना था, किंतु खबर आती है कि किसी कारण से आ नहीं रहे हैं। आज कोई जरूरी काम आ गया है। यह सुनकर रोहिणी खुश हो जाती है। मोहन को बुलवा लेती है। काकी से बोलती है, काकी, मेरा और मोहन का भोजन बाहर वाले कक्ष में ले आना। काकी दोनों का भोजन वहीं दे आती है। शाम हो चुकी होती है। मोहन जाने को बोलता है। रोहिणी बोलती है, आज यहीं रुक जाओ ना मोहन। मोहन मना करता है कि यह ठीक नहीं है, सब क्या सोचेंगे। रोहिणी नाराज होने लगती है तो मोहन मान जाता है। भोजन के पश्चात रोहिणी और मोहन बातों में मगन हो जाते हैं। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। रोहिणी घबरा कर बोलती है, लगता है माँ और दाऊजी आ गए। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। बोलती है, अब क्या होगा। मोहन के चेहरे पर भी घबराहट नजर आती है। ठाकुर साहब और रोहिणी की माँ अंदर आते हैं। नौकरानी से पूछते हैं, रोहिणी सो गई क्या? छोटे कुंवर को रोहिणी के कक्ष में सुला दो। नौकरानी घबरा कर बोलती है, जी साहब, सुलाती हूँ। अच्छा, मैं ही सुला आता हूँ। तुम गाड़ी से सामान उतरवा कर हमारे कक्ष में रखवा दो। साहब, कुंवर जी को मैं सुला आती हूँ। नौकरानी को डर है कि कमरे में बीबी जी को ना देखकर ठाकुर साहब पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी। आज तो मौत निश्चित है। ठाकुर साहब नहीं मानते और रोहिणी के कक्ष में चले जाते हैं। कुंवर को बिस्तर पर लिटाकर वापस आते हैं। नौकरानी से पूछते हैं, रोहिणी कहाँ है? साहब, वहीं होगी, अपने कक्ष में। नौकरानी बोलती है, नहीं है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है, जल्दी बताओ। ठाकुर साहब को शक होता है कि नौकरानी कुछ छुपा रही है। वह गुस्से में चिल्लाकर बोलते हैं, जल्दी बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। नौकरानी डरते हुए बोलती है, साहब, बाहर वाले कक्ष में है। वहां क्या कर रही है रात में? साहब, पता नहीं, मुझे तो बोला था बाहर वाले कक्ष में हूँ। भोजन भेज देना, मैं बुलाकर लाती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ। रोहिणी की माँ भी पीछे पीछे जाती है। दरवाजा खटखटाते हैं। रोहिणी, दरवाजा खोलो। रोहिणी डर की वजह से दरवाजा नहीं खोलती है। वह नौकर को आदेश देते हैं, दरवाजा तोड़ दो। नौकर दरवाजा तोड़ देता है। सामने रोहिणी और मोहन डरे हुए खड़े होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। ठाकुर दोनों को ऐसे देखकर क्रोधित होते हुए पूछते हैं, यह कौन है? रोहिणी बोलती है, दाऊजी, यह मोहन है। मैं इससे बेहद प्यार करती हूँ। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। ठाकुर क्रोध में बोलता है, मर तो सकते हो,
ऐसा बोलकर अपनी बंदूक उठाने दौड़ते हैं। अंदर से बंदूक लाकर मोहन पर तान देते हैं। बता कौन है तू? तभी नौकर बोलता है, मालिक, रामू माली का बेटा है, बहुत भला है, अब कभी नहीं मिलेगा छोटी मालकिन से, जाने दो, माफ कर दो। ठाकुर मोहन से पूछते हैं, बता, फिर मिलेगा रोहिणी से? मालिक, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हमारा अलग होना नामुमकिन है। ठाकुर क्रोध में तुरंत गोली चलाते हैं, जो मोहन के सीने में लगती है और वह वहीं ढेर हो जाता है। यह देखकर रोहिणी पागल सी हो जाती है, रोने चीखने लगती है, दाऊ जी, आपने ये ठीक नहीं किया, आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आपको मुझे मारना था, गलती मेरी थी। किसी और की संतान को मारने का हक आपको किसने दिया? भगवान नहीं है आप। इतना बोलकर रोहिणी पास में रखा चाकू उठा लेती है और अपने पेट पर वार करती है। चाकू पूरा पेट में घुस जाता है। रोहिणी वहीं ढेर हो जाती है। सांसें धीमी हो जाती हैं। धीरे से आवाज आती है, दाऊ जी, आपने 2 प्यार करने वालों को बेवजह मौत दी। पहली गलती। दूसरी गलती, एक माँ की गोद सूनी की है। मोहन की माँ का क्या कसूर था? मोहन के बाबा का क्या कसूर था? आज मैं जाते जाते शाप देती हूँ, आपके खानदान में कभी कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। आपने किसी का वंश खत्म किया है, आपका वंश भी नहीं चल पाएगा। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास होता है। रोहिणी के आगे हाथ जोड़कर बोलता है, बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को नहीं समझ पाया। मैंने जाति के सामने प्यार को बहुत छोटा समझा, मुझसे भूल हुई। अपना श्राप वापस ले ले बेटा, मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। रोहिणी कहती है, ठीक है बाबूजी, हम दोनों फिर से जन्म लेंगे। मैं तो इस घर में ही जन्म लूंगी, अपने छोटे भाई की बेटी बनकर। मोहन फिर से जन्म लेगा। जब हम दोनों एक हो जाएंगे तो यह श्राप भी खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही रोहिणी दम तोड़ देती है। रोहिणी की माँ और दाऊ जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। 2 दिन के प्रयास से कमली और विक्रम को होश आता है। कमली का पूरा परिवार वापस आ चुका है। माँ बाबूजी बहुत घबराए हुए होते हैं। दोनों सोचते हैं, यह क्या हो रहा है? उनकी घबराहट देखकर दादी उनको आराम से बैठने को बोलती है और फिर पूरी कहानी सुनाती है। कहानी सुनकर से दोनों हैरान होते हैं। दादी कमली और विक्रम का विवाह करने का निर्णय सुनाती है। कमली की माँ बोलती है, माँ जी, विक्रम की जाति, इन दोनों के मिलन से ही श्राप खत्म होगा। विक्रम के माता पिता को बुलाकर धूमधाम से विक्रम और कमली का विवाह होता है। 1 वर्ष पश्चात कमली की माँ और कमली दोनों पुत्र को जन्म देती हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल होता है। बंद दरवाजे को खोलकर उस कमरे में पुताई आदि करवाकर कमरे में मोहन और रोहिणी की तस्वीर लगा दी जाती है। 2 प्यार करने वालों के मिलन से चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें,
साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। राधे राधे प्यारे दोस्तों।